आइए मित्रों, आज हम प्रीपोजिशन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। प्रीपोजिशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीपोजिशंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्जामिनेशन में ये 4 से 5 नंबर कवर करता है। यहाँ पर हमने दो हिस्से में प्रीपोजिशंस आपके लिए ली हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन समझ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ हमने ग्रुप लिए हुए वन साइडेड ग्रुप हैं जो वन वर्ड और टू प्रीपोजिशन वाले ग्रुप हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहलाते प्रीपोजिशंस हैं, उन पर चर्चा करेंगे। और इस तरह कुछ रूल्स से जुड़े वर्ड्स हैं। टॉपिक मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ उनके लिए ये टॉपिक ठीक है, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया हुआ है, आपसे डिस्कस हो रहा है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो प्रीपोजिशन टॉपिक जब मैं अपलोड करूंगा तो उसमें आके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए। पहला वर्ड है हमारे पास, पहला सेंटेंस है आई एग्री यू और वी एग्री योर प्रपोजल। जब आप एग्री की बात करते हैं तो एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती हैं। एक होता है एग्री विथ और दूसरा होता है एग्री टू। ये दोनों अवेलेबल है और इसी को कंफ्यूजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों आपको मिल रहा है, एग्री विथ भी मिल रहा है और एग्री टू भी मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम आते हैं कि कब विथ लगाना कब टू लगाएंगे, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिकल अवेलेबल नहीं है, आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक एग्जाम में तो नहीं मिलेगा भाई। तो जैसे हमको मिला एग्री विथ और एग्री टू, तो यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं, दैट मींस इस तरफ यदि आपको कोई व्यक्ति मिल रहा है तो आप विथ लगाएंगे, और यदि कोई चीज मिल रही है तो टू लगाएंगे। ध्यान रखने का तरीका आप ये भी कर सकते हो कि व्यक्ति बड़ा होता है और चीजें छोटी होती हैं। मतलब हमारे लिए हम किसी व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं और चीजों को कम महत्व देते हैं, इसलिए विथ बड़ा है तो व्यक्ति के साथ, टू छोटा है तो चीजों के साथ आप लगा सकते हो। ऐसा लॉजिकल ध्यान में रख सकते हो, बट ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है, फाइनली याद तो करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा ध्यान रखें कि भाई व्यक्ति है तो विथ और चीज है तो टू। तो यहाँ पर आई एग्री विथ यू, तो जो कि आपको यू मिल गया, यू मतलब व्यक्ति की बात करेंगे। यहाँ पर यू की जगह राम मोहन कोई नाम भी हो सकते थे, तो आपने क्या लगा दिया विथ। और वी एग्री योर प्रपोजल, अब यहाँ व्यक्ति की बात नहीं करें, अब आप क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे प्रपोजल से मैं एग्री हूं। अब प्रपोजल मतलब ये व्यक्ति नहीं है, उसका ओपिनियन, प्रपोजल, इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी, तो फिर वो क्या हो जाएगा टू। ध्यान में कैसे रहेगा, व्यक्ति बड़ा है तो विथ और छोटा है और चीजें छोटी हैं तो टू। तो एग्री विथ और एग्री टू, सहमत होना, तो मैं तुमसे सहमत हूं और हम तुम्हारे प्रपोजल से सहमत है। दूसरा ये ग्रुप हो गया एग्री वाला। दूसरा ग्रुप है मोहन इज एंग्री मी और ही इज एंग्री योर कंडक्टर। अब यहां पर दोनों सेंटेंस में भी सेम है, एंग्री के साथ की जब आप एंग्री की बात करते हैं तो एंग्री विथ होता है और एंग्री टू होता है। एंग्री विथ और एंग्री टू, फिर वही होता है कि विथ कहां पर लगाएं और टू कहां पर लगाएं, तो सेम इज देयर। यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो क्या लगाएं, ये विथ, और उसकी वही ओपिनियन से सहमत है, बात से सहमत है या नाराज है तो क्या लगा देंगे टू। तो दोनों एक से हो गए, एग्री और एंग्री दोनों एक से हैं। एग्री और एंग्री यदि किसी व्यक्ति के साथ है तो क्या लगाइए विथ, और किसी बात पर किसी मुद्दे पर है तो क्या लगाइए टू। ऐसा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट इज एंग्री विथ और एंग्री टू हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या देखें, मोहन इज एंग्री, एंग्री मतलब नाराज होना, तो मोहन एंग्री किससे, मुझसे नाराज है, मतलब मैं व्यक्ति हो गया, व्यक्ति इसलिए आपने क्या लगा दिया विथ लगाया हुआ है। और ही इज एंग्री योर कंडक्ट, मतलब वो तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी गतिविधियों से नाराज है, मतलब अब ये व्यक्ति नहीं है, तो यहां पर फिर आपको क्या लेना पड़ जाएगा, टू लेना पड़ जाएगा। एग्री विथ एंग्री विथ, एग्री टू विथ व्यक्ति के लिए, टू चीजों के लिए, बातों के लिए हो जाएगा। द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, वी अराइव्ड इंडिया। वैसे भी जब आप प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ते हैं तो हमने वहां पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि जब दो प्लेस दिए होते हैं और एक साथ एक ही वाक्य में यदि आपको दो प्लेस मिल रहे हैं तो छोटी जगह के साथ आप एट लगाते हैं और बड़ी जगह के साथ इन लगाते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मैं भारत में मध्य प्रदेश में रहता हूं, तो बड़ा प्लेस क्या हो जाएगा भारत, छोटा प्लेस क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आपको छोटे में क्या लगाना पड़ेगा एट और बड़े में क्या लगाना पड़ेगा इन। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट आपको अराइव के साथ भी लेना पड़ेगा। तो अराइव में भी दो हैं, यदि आप अराइव की बात करते हैं तो अराइव एट होता है और अराइव इन होता है। अराइव में भी दोनों अवेलेबल है, अराइव एट और अराइव इन। अब ध्यान कैसे रहेगा, तो यदि आप छोटी जगह पर पहुंच रहे हैं तो क्या लगाइए एट, और किसी देश में पहुंच जाए तो क्या लगाइए इन। तो जैसे आपने बोला भाई द ट्रेन अराइव्ड
द स्टेशन, स्टेशन छोटी जगह हो जाएगी तो क्या हो जाएगा एट। हम लोग स्कूल पहुंचे, वी अराइव्ड एट द स्कूल। हम लोग शहर पहुंचे, वी अराइव्ड एट द सिटी। तो किसी जगह पर पहुंचेंगे तो एट, और किसी देश में पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा इन। कोरोना भी सभी देशों में पहुंच रहा है तो भी क्या हो जाएगा भाई इन हो जाएगा। तो वी अराइव्ड इन इंडिया, तो ध्यान कैसे रहेगा, देश बड़ा है, इन बाकी जगह छोटी है तो एट। अब कितनी हो गई 3। एग्री विथ और टू, एंग्री विथ और टू, अराइव एट और इन। एग्री और एंग्री आपको बहुत अच्छे से ध्यान में है, क्यों, यदि व्यक्ति है तो बड़ा, व्यक्ति बड़ा तो विथ, और चीजें छोटी हैं तो टू। तो विथ और टू, व्यक्ति के साथ विथ और चीजों के साथ टू, एग्री और एंग्री में। अराइव छोटी जगह है तो एट और बड़ी जगह है तो इन का यूज करें। इतना पढ़ने का दौरान यही है। द स्टूडेंट्स शुड अटेंड देयर लेसन और योर अटेंडेंस एट द मीटिंग वाज यूजलेस। अब अटेंड टू और अटेंडेंस एट, हालांकि दोनों अलग अलग ही वर्ड है तो दिक्कत नहीं है, फिर भी चूंकि अटेंड से ही अटेंशन तैयार होता है, अटेंड और अटेंशन एक ही परिवार से जुड़े वर्ड है, तो अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना। अटेंड टू का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। तो इसका मतलब अटेंशन मतलब ध्यान ही होता है भैया, तो इसको तो सिंपली ट्रांसलेशन करके देखना पड़ेगा। तो द स्टूडेंट्स शुड अटेंड टू देयर लेसन, मतलब स्टूडेंट्स को अपने लेसन पर ध्यान देना चाहिए, तो अटेंड टू ध्यान देना है ना। पे अटेंशन भी आप लेते ना, एक वर्ब आपको मिलेगा, दैट इज ऊपर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कैमरे में कवर होगा नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं। यदि आपने लिखा पे अटेंशन, यदि ये लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, तो इसके साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन क्या की, टू। पे अटेंशन टू, ये वही है, तो अटेंड टू, अटेंशन टू, अटेंड टू ध्यान देना। और यहां पर आप बोलेंगे योर अटेंशन एट द मीटिंग। अब देखिए ये भी ध्यान में कैसे रहेगा, एट द मीटिंग मतलब मीटिंग की जगह पर, और मीटिंग मतलब सबसे छोटी जगह, होटल में, मीटिंग में। तो अब जब आप मीटिंग में बोलेंगे तो होटल में मैं मीटिंग में हूं, तो बड़ी जगह क्या हो जाएगी होटल, सबसे छोटी जगह क्या हो जाएगी मीटिंग। तो सबसे छोटी जगह के साथ हमेशा क्या लगाना पड़ता है, एट। यहाँ पर भी एट लगा था और यहाँ पर भी, तो ध्यान में रहेगा कि वो एट किसके कारण लगा हुआ है, छोटी जगह का एट लगा हुआ है, तो अटेंड टू और अटेंशन एट। मोहन इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ और राम इज ब्लेस्ड इन सन्स। अब एक्चुअली ब्लेस का मतलब तो आशीर्वाद देना होता है, हम हिंदी में बहुत बोलते हैं हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई या हमें पुत्री की प्राप्ति हुई, तो हिंदी में आप बोलते हैं पुत्र पुत्री की प्राप्ति हुई। इंग्लिश में उसे ब्लेस्ड से बताया जाता है, जैसे आई एम ब्लेस्ड, है ना। तो जब ब्लेस्ड बोलते हैं तो अब आपको विथ बोलना है या टू बोलना है, तो बहुत कॉमन पाया जाता है, लोग बहुत कॉमन बोलते हैं आई एम ब्लेस्ड विथ अ सन, ऐसा हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लेस्ड विथ और इन दोनों में अंतर है, तो ब्लेस के साथ दोनों आएंगे, दैट इज ब्लेस विथ भी होता है और ब्लेस टू है। तो यदि कोई संतान की प्राप्ति हो रही है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ब्लेस विथ और ब्लेस इन है ना। तो यदि कोई संतान की प्राप्ति हो रही है, पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो रही है तो इन, और इनके अलावा पुत्र पुत्री के अलावा मतलब आपके बच्चों के अलावा किसी की कुछ की प्राप्ति कर रहा है तो क्या हो जाएगा विथ। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ तो मानव के साथ विथ लगाया या उल्टा हो गया। तो ब्लेस में ध्यान में कैसे रखिए कि ब्लेस इन कब लगेगा, पुत्र या पुत्री मतलब भाई छोटी जगह लगेगा, तो पुत्र या पुत्री दो चीजें मिलेंगी इन, और उसके अलावा जितना बचा सबके लिए विथ, तो सारा बहुत सारा हो गया जो बचा। अब चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ज्ञान हो, उन सब चीजों से ब्लेस होंगे तो क्या हो जाएगा विथ। तो विथ ज्यादा के लिए और इन कम के लिए, तो पुत्र और पुत्री कम, हम बोलते हैं ना बच्चे के लिए कम ही हो तो ठीक है, ये क्या दो बस, कम के लिए इन और ज्यादा के लिए विथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन इज ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ, मतलब मोहन को अच्छी हेल्थ की प्राप्ति हुई, और राम इज ब्लेस्ड इन सन्स, राम को सन की प्राप्ति होगी। अपने टू सन्स करते हैं भाई, बहुत सारे ना होके टू सन्स करते हैं तो और क्लियर रहेगा भाई, दो ही पुत्रों की प्राप्ति हुई, ज्यादा ना हो। तो राम इज ब्लेस्ड इन टू सन्स, तो ब्लेस्ड विथ और ब्लेस्ड इन। अब देखिए आपने कितने पढ़े यहाँ पर ग्रुप, रोजाना मैं आपको कुछ कुछ ग्रुप बताते जाऊंगा, और यदि ग्रुप क्लियर हो गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जामिनेशन में ग्रुप बहुत पूछे जाते हैं। एग्री और एंग्री, एग्री विथ और एंग्री विथ, एग्री टू और एंग्री टू, विथ वाला व्यक्ति के साथ, टू वाला चीजों के साथ, ओपिनियन के साथ, मत के साथ। फिर आइए अराइव एट और अराइव इन, छोटी जगह है तो इन और बड़ी जगह है, छोटी जगह है तो एट और बड़ी जगह है तो इन। अटेंशन, पे अटेंशन या अटेंड टू, दोनों का मतलब ध्यान हो जाएगा, और अटेंशन अटेंडेंस एट करना पड़ेगा, वो जगह के लिए हो जाएगा। फिर ब्लेस्ड विथ और ब्लेस्ड इन, ब्लेस्ड विथ ज्यादा के लिए और ब्लेस्ड इन कम के लिए, कम मतलब पुत्र या पुत्री के लिए इन, और उसके अलावा बाकी सबके लिए विथ हो जाएगा।
तो ये तो ग्रुप वाले वर्ड्स हमने देखे। अब इधर आइए, यहां पर आपको जो वर्ड मिलेंगे वो रूल्स पर बेस्ड हैं। हालांकि रूल्स के लिए आपको एक बार प्रीपोजिशन टॉपिक पूरा जाके वीडियो पे देखना पड़ेगा, पर अभी आप इनको मैं सेंटेंस पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मिक्स्ड एक प्रैक्टिस लगाया हुआ था और सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड द वेल, जो मेंढक था वो कुएं में कूदा। यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक इन होता है और एक इनटू होता है। इन और इनटू में अंतर क्या है? यदि कोई संज्ञा पहले से ही किसी जगह के अंदर है तो क्या हो जाएगा? इन। और यदि वो गति करके बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई मैं क्लास में हूं, मतलब क्लास में ही हूं, तो आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो भी आई एम टीचिंग इन द क्लास। पर मैं बोलूं मैं क्लास में जा रहा हूं, अब जा रहा हूं मतलब मूवमेंट कहां से होगा? बाहर से अंदर की तरफ। तो जब बाहर से अंदर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? वो इनटू हो जाएगा। तो कोई भी संज्ञा गति करके यदि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करती है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? इनटू। तो पहले से अंदर है तो क्या लगाइए? इन। गति करके अंदर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनटू। अब आप बोलते हो भाई मेंढक कुएं में कूदा, मतलब मूवमेंट कहां से होगा? बाहर से अंदर की तरफ, तो इसलिए आप क्या लगाएंगे? इनटू द वेल। मोहन वाज स्विमिंग द रिवर। अब देखिए आप बोल रहे हो भाई मोहन नदी में तैर रहा है। नदी में तैर रहा है मतलब ऐसा नहीं कि बाहर से अंदर नदी के अंदर जा रहा होगा। नदी में मतलब पहले से नदी के अंदर कर रहा है, और अंदर की बात नहीं की जा रही है, तो वो एक सर्कल माना जाएगा, नदी एक जगह मानी जाएगी, उसमें तैर रहा है तो उसके लिए आपको क्या मानना पड़ेगा? इन द रिवर। हिज फादर वाज सिटिंग द रूफ। हमने अपने प्रीपोजिशन टॉपिक में डिस्कस की थी कि यदि दो संज्ञाओं के बीच में सतह से सतह का संपर्क है, दो संज्ञाओं की सतह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑन। ये संज्ञाएं टूटेंगी ऊपर आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अबव। गतिशील हो जाएंगी तो ओवर। गति करके यदि कोई संज्ञा नीचे से ऊपर पहुंचेगी तो ऑन टू। बाहर से अंदर पहुंचेगी तो इनटू। ये हमने डिस्कस किए हुए थे। उसी आधार पर कुछ सेंटेंसेस हैं। हिज फ्रेंड वाज सिटिंग द रूफ। जो उसका दोस्त था वो छत पर बैठा हुआ था। छत पर बैठा हुआ था मतलब छत और उसका दोस्त, सतह से सतह का संपर्क है, और यदि सतह से सतह का संपर्क है तो उसे बताने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑन। तो हिज फ्रेंड वाज सिटिंग ऑन द रूफ कर देंगे भाई। अब उसी के बाद देखिए, वी आर गोइंग द रूफ। जैसे हमने कहा हम छत पर जा रहे हैं। अब आप पहले से छत पर नहीं हो, अब आप क्या बोल रहे हो? छत पर जा रहे हैं, मतलब कहाँ हो? नीचे। पहुंचोगे कहां पर? छत के ऊपर। कोई भी संज्ञा गति करके यदि किसी जगह पर पहुंचती है तो जिस जगह पर वो पहुंचती है उस जगह के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? टू। जहां भी आप पहुंचेंगे, जैसे मैंने कहा मैं बाजार जा रहा हूं, तो भाई पहुंचोगे कहां? बाजार, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट। हम लोग कोचिंग आ रहे हैं, वी आर कमिंग टू द कोचिंग। तो कोई भी संज्ञा मूवमेंट करके किसी जगह पर यदि पहुंचती है तो उस जगह के पहले आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा? टू का यूज करना पड़ेगा। अब क्या हो गया? गति करके आप कहीं ऊपर पहुंच गए तो ऊपर के लिए तो ऑन लगेगा, और चूंकि वहां पहुंच रहे हैं तो जगह के पहले टू भी चाहिए, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो यहां पर हो गया वी आर गोइंग ऑन टू द रूफ, वहां पर पहुंच रहे हैं। द डॉग जंप्ड द स्टेज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपॉन की बात करते हैं, अपॉन बहुत कम यूज वाला है पर बड़ा सिलेक्टेड यूज होता है। जैसे कोई संज्ञा टच करके निकल जाए, मतलब सतह से सतह का संपर्क हो भी और ना भी हो, थोड़े समय के लिए जुड़े वहां पर टच करके निकले, तो इसे बताने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अपॉन। ये जनरली जंप के साथ ही बहुत लगता है। जैसे आपने बोला भाई बिल्ली टेबल पर कूदी, कुत्ता स्टेज पर कूदा, हम लोग छत पर कूदे, तो जैसे कूदे और निकल गए तो कूदे के क्षण टच करते जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ जाएगा? अपॉन का यूज करना पड़ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा द डॉग जम्प्ड अपॉन द स्टेज, मतलब स्टेज पर कूद के निकल गया। अच्छा, अपॉन को लेकर एग्जामिनर हमें बहुत कंफ्यूज करता है कई बार, क्योंकि हमने उसको पता है कि आपने खूब अच्छे से याद किया है कि टेबल पर, स्टेज पर, छत पर, तो हम अपॉन हट से लगा देते हैं, जंप अपॉन लगा देते हैं। तो जैसे अगला सेंटेंस मैंने उसी का नेक्स्ट सेंटेंस लिया कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो देता है एग्जाम में, द कैट जम्प्ड द टेबल। अब हमने यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं लिए, एग्जाम में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करता है? ऑप्शन में अपॉन देता ही नहीं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दो चीजें होती हैं। जैसे आप ऊपर हैं तो आप टेबल पर कूदेंगे, तो ये ऊपर से यहाँ कूदे तो क्या हो जाएगा? अपॉन। पर मान लो टेबल पर ही बैठे और यहाँ से नीचे कूद जाए तो अब ये अपॉन नहीं है, अब तो टेबल से नीचे कूद गए ना, तो ये फ्रॉम हो जाएगा। तो दो अलग अलग चीजें हैं, ऊपर से नीचे आए अपॉन। जैसे आपने कहा बच्चा छत पर कूदा,
तो छत पर कूदा, छत के ऊपर कूदा, तो इसके लिए क्या बोलोगे आप? अपॉन। पर आपने बोला बच्चा छत से कूद गया, अब छत पर कूदा और छत से कूदा दोनों अलग बातें हैं। छत पर कूदेगा तो क्या हो जाएगा? अपॉन, और छत से कूदेगा तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम। जनरली एग्जामिनर दोनों कभी नहीं देता है, अपॉन और फ्रॉम दोनों एक साथ नहीं देगा, और देगा तो बहुत क्लियरली मेंशन करेगा कि उसकी लोकेशन क्या होगी। यहां पर मैंने इसीलिए एक और सेंटेंस लिया इस बात को क्लियर करने के लिए कि आपको ध्यान में रहे अपॉन भी आता और फ्रॉम भी आता। तो यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बिल्ली जो थी वो टेबल पर नहीं कूदी, टेबल से कूदी, नीचे की तरफ कूद गई, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। आई थ्रू अ बॉल द रिवर, मैंने बॉल नदी में फेंकी। ध्यान रखिए भाई, जब आप नदी में कुछ फेंक रहे हैं तो यदि वो फेंकी हुई चीज मतलब वो जो चीज नदी के अंदर डूबने लगेगी तो वो इनटू हो जाएगा, परंतु वो नदी में डूब नहीं रही है पर नदी में है तो वो क्या हो जाएगा? इन, है ना। तो जैसे आप बॉल फेंक रहे हो तो बॉल जो डूबेगी नहीं भाई, नदी में रहेगी, इससे वो इनटू नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? इन द रिवर हो जाएगा भैया। तो देख लीजिएगा कि एग्जामिनर आपको क्या फेंकने के लिए बोल रहा है उसके अकॉर्डिंगली इन या इनटू। तो गति करते हुए अंदर की तरफ जाने लगेगी तो इनटू। जैसे मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा? इनटू द, मैंने नदी में पत्थर फेंका, आई थ्रू अ स्टोन इनटू द रिवर, ये इनटू हो जाएगा। पर मैंने बॉल फेंकी तो इनटू द रिवर नहीं, अब क्या हो जाएगा? इन द रिवर हो जाएगा। तो यहां पर हमने क्या लगा दिया? The ship was drowning the river। अब देखिए आप बोल रहे हो जो शिप है वो नदी में डूब रहा है। अब नदी में डूब रहा है मतलब मूवमेंट करते हुए अंदर की तरफ जाएगा, और यदि कोई भी संज्ञा गति करते हुए बाहर से अंदर की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? इनटू। तो भाई यदि आप बोलते हो हमने बॉल नहीं फेंकी, पन्नी फेंकी, कचरा फेंका तो ये इन हो जाएगा। परंतु यदि आपको बोला शिप नदी में डूब रहा है मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ मतलब अब क्या हो जाएगा? ये इनटू द रिवर हो जाएगा। फिर आइए इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock माई वॉच। यदि आप घड़ी से समय बताते तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मेरी घड़ी में 10 बजा है, इस घड़ी में 5 बजा है, तो हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? मैं। पर एक्चुअली घड़ी में नहीं बजता है ना, बजता तो कहीं और है, घड़ी के द्वारा हमें पता चलता है। तो ध्यान रखिए वो हिंदी गड़बड़ होने से इंग्लिश में जनरली लोग मैं लगाते हैं और एग्जामिनर इससे पूछता भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलने में कॉमन एरर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन माई वॉच नहीं होगा, बाय माई वॉच होगा, क्योंकि घड़ी में नहीं बजेगा, घड़ी के द्वारा बजेगा। दैट शुड बी बाय। द लास्ट सेंटेंस, एवरी चाइल्ड इज फॉन्ड चॉकलेट्स। ये पूरा बना इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। फॉन्ड ऑफ पूरा एक कंप्लीट वर्ड है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, तो जब भी फॉन्ड आएगा उसके साथ ऑफ ही लगेगा, ये याद रखना है, इसलिए कोई लॉजिकल नहीं। तो फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगाया जाएगा? ऑफ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। तो ये छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया, ऑलमोस्ट 20 सेंटेंसेस है रिगार्डिंग प्रीपोजिशन। यहाँ पर हमने सारे के सारे वो सेंटेंस लेने की कोशिश की हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सेंटेंस थोड़ा चेंज होगा पर जो रूल्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इतना आप याद कर रहे हैं। कल हम कुछ और प्रीपोजिशन को लेकर एड ऑन करेंगे, तो रोज यदि थोड़े थोड़े आप पढ़ते चलेंगे तो आपका टॉपिक ही कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको लॉजिकली समझना है, ये वाले सेंटेंस, और ये वाले जो मैंने दिए ये आपको याद करने हैं, ये लॉजिकल नहीं समझना है। सिर्फ लॉजिकल समझने क्या बोल दिया भाई, तो यहाँ पर क्या किया बोलते हैं? एग्री, एंग्री, है ना। आप इतने ध्यान रखो क्या कि आज आपने 5 वर्ड पढ़े, कौन से पढ़े? एग्री, एंग्री, अराइव, है ना। अराइव के बाद फिर एग्री, एंग्री, अराइव, अराइव पर आपने ब्लाइंड, और फिर एक अटेंड वाला पढ़ लिया। एग्री, एंग्री, अराइव, ब्लेस्ड और अटेंड वाला। एग्री और एंग्री के साथ विद व्यक्ति के लिए, और टू कोई चीज के लिए, कोई टॉपिक के लिए, ठीक है। फिर आप आ जाओ किस पे? सीधे अराइव, एट और इन, छोटी जगह बड़ी जगह इन। फिर आ जाओ क्या पे भी ब्लेस विथ मतलब बाकी सभी चीजों के लिए, और टू सिर्फ संतान के लिए। फिर अटेंड, तो अटेंड के साथ टू रहता है क्योंकि पे अटेंशन टू ही होता है, अटेंड टू हो जाएगा तो ध्यान देना। और अटेंडेंस दे रहे हैं तो किसी जगह पर अटेंडेंस देंगे, उपस्थिति देंगे, और जगह के साथ फिर क्या लग जाएगा? इतना याद करेंगे और इतना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें? इन सेंटेंस को दोबारा एक बार लिखें, आप इनको समझ लें, फिर दोबारा लिखें और देखिए कि इनको आप फिर से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा अगला, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक पहले लिख कर देंगे। उसमें मैंने फिल इन द ब्लैंक पहले भर दिए थे, आपको पहले पूरे टॉपिक देंगे, फिल इन द ब्लैंक आप छोड़ देंगे, तो आप उसको खुद फिल करें, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएं और देखें कि कितना आप सही कर पा रहे हो, कितना कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।